तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेंस का सिलेबस बताऊंगा जो यूपीएससी ने दिया है। देखिए यहाँ पे यूपीएससी का ये आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन है आपका। और ये क्या है, यूनियन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको नोटिफिकेशन जारी किया है। आप इसका अपना वेबसाइट से भी जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है ना। आप यहाँ जाइए और इसे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप खुद से भी पढ़िए और खुद का एनालाइज करिए। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम जाते हैं 48 पेज नंबर में। ठीक है, वहाँ पे आपका जाइए और आपको मिल जाएगा ये मेंस का सिलेबस। ठीक है, मेंस का सिलेबस का चर्चा आज हम लोग करेंगे कि मेंस में क्या यूपीएससी ने दिया रखा है। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस मैंने आपको दिखाया, उसमें क्या है कि सिर्फ कीवर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, मेंस में आपको एकदम डिटेल्ड वाइज दिया गया है। पर हाँ, डिटेल सिलेबस इसके बाद भी मैं एक और लाऊंगा जिस पर आपको उस शब्द के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए पेज नंबर 48 आया क्या, देखिए आगे लगता है, देखिए इधर ही है। तो यहाँ से आपको शायद ठीक है 40 प्रधान परीक्षा, देखिए यहाँ पे प्रधान परीक्षा लिखा हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रधान परीक्षा यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रधान परीक्षा खंड 2 प्रधान परीक्षा। आइए इस पे बात करते हैं। आपको प्रश्न पत्र 2 से लेके 5 तक, ठीक है, सभी 250 नंबर का रहेगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए प्रश्न 2 से लेके 5 तक। ठीक है, आगे चलिए, इसमें अब डिटेल आपको सीधा आता हूँ और चलता हूँ। ये क्या लिखा है कि क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में मिलता है। ठीक है, याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलता है। और इसमें एक पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है ना, अंग्रेजी में आपको ये मिलता है प्रश्न, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, वो आपको रहेगा आपका कितना 300 नंबर का रहेगा, आपको बता दिया था, हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पर आइए अब निबंध पेपर 1 प्रश्न पत्र 1, क्या पेपर का नाम है, निबंध। क्या है पेपर का नाम, निबंध। आपको दिख रहा है प्रश्न पत्र 1 निबंध। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस पर चर्चा करता हूँ। उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उसने अब उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें और अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और स्पष्ट में लिखें, संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख रहा है, साफ साफ शब्द को देखिए, संक्षेप, क्या संक्षेप। दूसरा क्या है, विषय पर केंद्रित। ठीक है, तीसरा क्या लिखा था एक कि विविध विषयों पर निबंध, क्या लिखना होगा, निबंध लिखना होगा। ठीक है, विचारों को सुनियोजित, ठीक है, अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किया जाएगा, सटीक अभिव्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर आपसे ज़्यादा डिटेल्ड आपको यहाँ पर इसमें आपको पीएचडी नहीं करना है आपको। ठीक है, एकदम पीएचडी लेवल का लिखना नहीं है आपको। ठीक है, आपको एक जो निबंध का पेपर है इस पर आपको क्या करना है, विविध विषयों पर आएगा, बहुत सारे विषय मैं बताऊंगा। जब मैं निबंध के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा क्या कौन कौन से विषय पे आ रखे यूपीएससी में पीवाईक्यू के माध्यम से, और आगे क्या क्या आने की संभावना है, क्या करेंट अफेयर्स का रोल रहता है, सब मैं बताऊँगा। पर अभी सिर्फ सिलेबस देखते हैं जो यूपीएससी बताया है। ये बोल रहा है कि विषय पर केंद्रित रहेंगे, है ना, कौन सा, और संक्षेप में लिखना है आपको। ठीक है, निबंध के विषय पर केंद्रित रहना है आपको, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, जो पूछा है बस वही बताइए, केंद्रित रहना है आपको, और विचारों को सुनियोजित करके बताना है, कोट्स आपको इस्तेमाल करना है, और संक्षेप में आपको बहुत कम समय दिया जाता है, आपको पता होगा, है ना, ये सब समझिए। और पेपर 1 आप समझ गए निबंध, इसको मैं और भी डिटेल में बाद में बताऊँगा। अभी जो यूपीएससी लिखता है वो आप पढ़ते चलिए। पेपर 2, यहाँ ध्यान दीजिए, पेपर 2 प्रश्न पत्र 2, इसको क्या नाम दिया एक और, इसका नाम है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका नाम है सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, भारतीय विरासत और संस्कृति। ठीक है, हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, हिस्ट्री और कल्चर, विश्व का इतिहास, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ गया है। ठीक है, एंड भूगोल, भूगोल भी है, और समाज, ठीक है, सोसाइटी भी है। ठीक है, ये कौन कौन से विषय हैं मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, सेकंड वीडियो में, कि भारत में आपको समाज पढ़ना है, आपको सोसाइटी पढ़ना है, भारत का विकास, है ना, विरासत और संस्कृति पढ़ना है, विश्व इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दे रखा है ये आप लोग यहाँ सुनिए, ध्यान से शब्दों को सुनिए। मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप क्या करिए कि आप इसको, एक मिनट, आप क्या करिए कि आप जाके ये करिए, क्या बोलते हैं इसको, सारे को सब लिखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको लिखते चलिए साथ में। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, भारतीय संस्कृति, यहाँ पर आप एक एक शब्द को समझने का प्रयास करिए और लिखिए। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ठीक है, यहाँ प्राचीन काल से
आधुनिक काल तक के काल के रूप में, ठीक है, कि कला के रूप में, साहित्य के रूप में और वस्तुकला और मुख्य पहलू शामिल होंगे, है ना। क्या क्या बोला, वस्तुकला, यहाँ ध्यान दीजिए, वस्तुकला बोला, साहित्य बोला और कला बोला, ठीक है, कल्चर बोला आपका, साहित्य हो गया, ये पूछ रहा है आपका, है ना, और वस्तुकला पूछा किसमें, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ठीक है, मतलब है ना, एंशिएंट से आपका मॉडर्न तक क्या क्या करना है आपको, कला पढ़ना है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, कला करना है, पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है और वस्तुकला पढ़ना है, क्योंकि आर्ट एंड इसमें क्या कहता है, जो आपको मूर्तियाँ बने हैं या मंदिर बने हैं ये सब पढ़ना है आपको, साहित्य में जितने भी किताबें हैं, जो ग्रंथ है, ये सब पढ़ना है, और कला में आपको पढ़ना है चित्रकला, और सारी कला में बताऊँगा, जब मैं सारे सब्जेक्ट को अलग से बताऊँगा तो मैं वहाँ बताऊँगा कि क्या क्या डिटेल, अभी यह यूपीएससी को समझ रहे कि वो क्या हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, और एक एक शब्द का बहुत महानता है, आपको उसको समझने का प्रयास करिए। 18वीं सदी से लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, क्या बोला कि 18वीं सदी से, ठीक है, 18वीं 18 सेंचुरी से लेके मध्य तक, ठीक है, वर्तमान समय तक सब कुछ, मतलब वहाँ से लेके अभी वर्तमान तक, ठीक है, हाँ वहाँ तो लिखा था वर्तमान तक, मतलब आज़ादी तक नहीं, आज़ादी के बाद का भारत भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ सिलेबस पीटी में, ठीक है, आपको याद होगा तो मैंने बताया था। आधुनिक भारतीय इतिहास और क्या पढ़ना है, घटनाएं, व्यक्तित्व, जितने भी व्यक्तित्व हैं वो सब पढ़ना है आपको, कितने महान लोगों ने बलिदान दिया, ये सब, और ये सब विषय आपको पढ़ने हैं। फिर बोल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम, क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम, ये खास तौर पे लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट लिखिए आप यहाँ, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इसके विभिन्न चरणों और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति या उनका योगदान, ठीक है, जितने भी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम तो आप पढ़े होंगे, है ना, गांधी जी, है ना, गांधी युग आता है, नेहरू के बारे में आपको पढ़ना होगा, भगत सिंह, सब जितना भी क्या कैसा योगदान था, ओरिजिनल हिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है, आपको याद रखना, विभिन्न अपना योगदान कौन कौन दिया है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ना है आपको, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। आगे समझिए, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यहाँ देखिए, देश को एकीकृत करने में सरदार पटेल की भूमिका पढ़ना है आपको, स्वतंत्रता के पश्चात पढ़ना है आपको, देश कैसे एकीकृत रहा, राज्य कैसे अलग नहीं होना चाहिए, जो राज्य अलग होने की मांग कर रहे थे तो उनको कैसे आपको एक करके रखना पड़ा, बहुत समय के बाद, आज़ादी के बाद एक तो कर दिए वो, उसके बाद आगे कैसे हम लोग उसको एकीकरण में रखे, पुनर्गठन कैसे हुआ, इन सब के विषय में हम आपको पढ़ाएंगे आगे। यहाँ देखिए, विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, देखो उपनिवेशवाद भी पढ़ना है, उपनिवेशवाद की समाप्ति पढ़ना है, राजनीतिक दर्शन शास्त्र और जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। यहाँ समझिए, विश्व इतिहास इतना तो आपको समझ आ रहा है, देखिए यहाँ पर विश्व इतिहास 18वीं सदी, ये समझ आ रहा है कि घटनाएं यथा क्या क्या, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्गठन, समांकन, ठीक है, पुनः समांकन, उपनिवेशवाद और उसका अंत, ठीक है, समाप्ति, दोनों पढ़ना है। फिर राजनीतिक दर्शन, क्या हमारे यहाँ पर फिलॉसफी था, राजनीतिक दर्शन क्या था, साम्यवाद, पूंजीवाद, है ना, समाजवाद आदि, ये सारे आपने सुन रखे होंगे, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है विस्तृत रूप से। आगे चलते हैं, ये हो गया आपको भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत में विविधता, आपने सुन रखा है कि भारत विविधताओं वाला देश है, तो यहाँ पर अलग अलग समाज में क्या खासियत है, क्या विशेषता, ये सबको पढ़ना है आपको, ठीक है। और कोई नया समाज, जैसे करंट अफेयर्स में किसी समाज के बारे में अगर आपको बात होता है तो आपको उसको भी नोट डाउन करते चलना है, मैं आगे बताऊँगा। एक बात और साथियों, अगर करंट अफेयर्स डेली आपको पढ़ना है तो वो मुझे आप कमेंट करिए, कमेंट अगर जैसा आएगा उस हिसाब से मैं देखूँगा कि करंट अफेयर्स मुझे पढ़ाना है कि नहीं। और वैसे मैं करंट अफेयर्स के स्टैटिक्स में ज़रूर पढ़ाऊँगा कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ने का हैबिट डालिए। आगे देखिए, भारतीय समाज एवं की मुख्य विशेषताएं एवं विविधता, ये आपने समझा। फिर यहाँ समझिए, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और रक्षोपाय, ठीक है। यहाँ समझिए, महिलाओं की भूमिका पढ़ना है आपको कि महिलाओं की क्या भूमिका है,
वर्तमान में भी, आज़ादी के समय भी। महिला संगठन आपको पढ़ना है कि कौन कौन से ग्रुप्स काम करते हैं महिला संगठन के, जो उसको बचा के रखते हैं और महिलाओं के विकास में भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या आपको पढ़ना है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जनसंख्या आपको पढ़ना है। गरीबी पढ़ना है, ठीक है। गरीबी और विकासात्मक विषय, कैसे विकास कर रहा है देश, विकसित अभी होने वाला है, विकसित डेवलप होना चाह रहा है ना देश, तो वो उसके बारे में। शहरीकरण और उनकी समस्या और रक्षो उपाय, ठीक है। समस्या को भी आपको पढ़ना है और रक्षो उपाय आपको पढ़ना है, ठीक है। आप ये समझ रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखता है, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। भारतीय समाज जो है, सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी जो है, भारतीय समाज, उस पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति, ये सब उसमें हम पढ़ेंगे। आगे समझिए क्या लिखता है, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिए। क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण, समाज को मजबूत कैसे किया जाए। संप्रदायवाद, ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा और ये हिस्ट्री का भी टॉपिक है। ये समाज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सामाजिक, ये समाज सोसाइटी में हम लोग पढ़ते हैं। जीएस पेपर 1 के बाद चल रहा है, इसमें समाजवाद पढ़ना है, क्षेत्रवाद पढ़ना है, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता, ये सब आप पॉलिटी में भी सुनते होंगे। धर्मनिरपेक्षता, तो देखिए कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे से इंटरलिंक है। अभी हमने क्या पढ़ रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं जीएस पेपर 1। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जीएस पेपर 1 पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर आपका दिया है ना, आपका ये आपका क्या कहता है, जनसंख्या, ये तो ज्योग्राफी का हिस्सा है, ये तो है ही। साथ में अभी जो हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्षता, ये सब सोसाइटी के दृष्टिकोण से, ठीक है, सोसाइटी के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या पढ़ता है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल, भूगोल के अंदर मैंने बताया था 3-4 प्रकार के चीज़ें पढ़ने, भौतिक पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर एक पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, भौतिक भूगोल में आपको मैप, पर्वत श्रृंखला, सब इसमें हम पढ़ेंगे। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों, यहाँ देखिए, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसके वितरण कैसे विश्व भर में, कहाँ कहाँ। दक्षिण एशिया, आपको पता होगा दक्षिण एशिया बारे में मैप में आपको बताऊंगा ये सब। भारतीय उपमहाद्वीप, है ना, उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, सबको शामिल करते हुए, ठीक है। इसमें इंडिया को खास तौर पे रखा गया है, इसलिए क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप को रखना है। ये पूरा एकदम दक्षिण एशिया, जैसे कि भारत ऐसे रहता है और इधर अफ्रीका रहता है और यहाँ पर आपका ऐसे रहता है ना मैप, तो ये पूरा एकदम दक्षिण एशिया, ठीक है। पूरा एशिया का दक्षिण, एशिया इस साइड है पूरा बड़ा सा, और इसका दक्षिण पूरा एशिया, ठीक है। ये टोटल एरिया यहाँ पे आएगा, मैं बताऊँगा। दक्षिण एशिया क्या क्या बोल रहा है, भारत सहित, ठीक है, विश्व भारत सहित है ना, विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। अब यहाँ है ना, उद्योग, जो यहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, यहाँ देखिए उद्योग, जो जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग है, बिजनेस जो हो रहा है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो दक्षिण क्या कहते हैं इसको, जो ये क्षेत्र है दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, भारत को शामिल करते हुए, यहाँ ध्यान दीजिए, भारत को शामिल करते हुए, ठीक है, कि वहाँ पर आपका उद्योगों का कैसा स्थापना का पूरा इतिहास आपको पढ़ना होगा कि कौन जिम्मेदार हुआ था, कैसे हुआ था घटनाएं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान समझने का प्रयास करिए। अब बहुत कम बचा है, देखिए, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, बहुत भूगोलिक विशेषताएं एवं उनके स्थान अति महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए, अति महत्वपूर्ण भूगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको भूकंप पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, ये सब क्या है, जो ज्वालामुखी हलचल क्या है, ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आएगा, ठीक है, जो पेपर 3 में है आपको मैं बताऊंगा आगे। देखिए इसको, इससे से बचने का तरीका उसमें, यहाँ पे देखिए, भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब है ना, ये पूरा। उसके बाद आदि महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, जितने भी ज़मीन पर घटने वाले घटनाएं हैं, ठीक है,
भौगोलिक विशेषताएं, क्या क्या उनकी विशेषताएं, ये सब पढ़ना है आपको। उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत, हिमावरण, सब चीज़ें, हिमावरण कैसा है, जल स्रोत कैसे, क्या क्या स्रोत है जल के, ये सब पढ़ना है। वनस्पति पढ़ना है आपको, ठीक है। प्राणी जगत पढ़ना है आपको, यहाँ ध्यान दीजिए एक बार और, प्राणी जगत पढ़ना है आपको कि कितना है ना, वनस्पति पढ़ना है, कितने प्रकार के वनस्पति होते हैं, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको जानना है। करेंट अफेयर्स में जो भी फेमस है वो आपको पढ़ना है। प्राणी जगत में कौन कौन से चीज़ें अभी हो रही है, नए नए खोज, कौन कौन से नए जीवों का निर्माण हो रही है, सभी आपको पढ़ते रहना है। अभी यही सब आपको ध्यान देना है। परिवर्तन और इस प्रकार के प्रभाव, तो ये सब आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका जनरल, ये आपने समझा, ये हो गया आपका पेपर प्रश्न पत्र 2 बोलते हैं इसको, पर इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1, ठीक है। ये आपने समझा। इसमें मुख्य रूप से कितने विषय हो गए आप यहाँ समझिए। आप यहाँ समझिए, भारतीय विरासत और संस्कृति, यहाँ पर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हुआ, विश्व इतिहास भी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुआ, और क्या हो गया, समाज हो गया, सोसाइटी हो गया। यहाँ पर हमने ये पढ़ा, आप ये समझ गए। अब आते हैं जनरल स्टडी पेपर 3 में, ठीक है। पेपर यहाँ पे जनरल स्टडी पेपर 2, इसको बोलते हैं जनरल स्टडी पेपर 2, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रश्न पत्र 3, ठीक है। इसमें कौन कौन से विषय हैं ध्यान दीजिए। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, ठीक है, और सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ समझिए, शासन व्यवस्था, पॉलिटी, ठीक है। यहाँ पर संविधान, शासन प्रणाली, कैसे हमारा संविधान का ये कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, खासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पढ़ना है, तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, इसी को बोलते हैं, इसको आपको पढ़ता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, एक एक लाइन को मैं लिखवा रहा हूँ तो आप लिखिए इसे, ठीक है। एक एक वर्ड लिख लीजिए, अपने हैंड रिटेन से रहेगा तो आपको याद होगा, ठीक है, ये चीज़। और बार बार इस वीडियो को सुनिए ताकि आपको वर्ड्स आपको याद हो। तो पेपर 2 यहाँ देखिए, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, ठीक है, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार पढ़ना है। इसमें मैं पढ़ाऊँगा M लक्ष्मीकांत या NCERT में आपको जो बुक्स है, ये सब मैं आपको बताऊँगा कि कौन से बुक्स आपको पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना है, सब मैं बताऊँगा सब। तो उसमें DD बसु और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत किताबें हैं, वो सब मैं वैसे चुन के बताऊँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। अभी आपको कोई किताब नहीं खरीदना, अभी आप ये सब सिलेबस को याद करिए। PYQ पहले कराएंगे, उसके बाद आप किताब खरीदिएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन मेरे साथ चलिए। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, जितने भी ऐतिहासिक आधार हैं वो, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो बुनियादी संरचना आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, प्रावधान क्या क्या है वो पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रावधान। खास आपको इसमें PhD नहीं करना है, ठीक है, आप इसमें नॉर्मली आपको बस जानना है। विकास कैसे हुआ था संविधान का, कैसे ऐतिहासिक विकास है, विशेषता क्या क्या है आपको ये पढ़ना है, संशोधन कितने हुए, क्या हुए, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। यहाँ समझिए फिर से, संघ और राज्य, यहाँ पर आपको पता होगा 2 शब्द है, संघ और राज्य, ये आपको पता होगा, ठीक है। संघ और राज्य के बारे में, कार्य, उत्तरदायित्व, किसके क्या कार्य हैं, ये आपको पॉलिटी में मिल जाएंगे, है ना। संघीय ढांचे, ये आपको पढ़ना होगा कि कैसे संघीय ढांचे हमारे हैं, संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, उसको क्या क्या चुनौतियों का सामना कर रहा है आज, वो भी आपको पढ़ना है। ये आपको करेंट अफेयर से पता चलेगा कि क्या चुनौतियाँ हैं, वो मैं बताऊँगा। स्थानीय स्तर पर शक्तियों का और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, यहाँ पर समझिए, ये सब चीज़ें पढ़ना है। ये सब मैं बाद में बताऊँगा डिटेल से, अभी आप जो भी UPSC बताया है उससे आप समझिए, ठीक है। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, देखिए आपको पता होगा कि शक्तियों का पृथक्करण हमारे संविधान का बहुत बड़ा एक ये है, सबसे बड़ा ये पहचान है कि हमारा जो है शक्तियों का विभाजन है, सबका अलग अलग आपको शक्ति है, ठीक है। आपको ये सबका अलग अलग पृथक्करण 3 स्टेज पे अलग अलग मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटी में। अभी आप समझिए कि क्या ये बोलना चाह रहे हैं। विवाद निवारण तंत्र, विवाद निवारण तंत्र आपको पता है कि कौन विवादों को सुलझाता है, तथा संस्थान, ठीक है, कौन कौन से संस्थान बनाए गए हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। आगे चलिए, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, तो तुलनात्मक राजनीति इसी को बोलते हैं, समझ गए। तुलनात्मक राजनीति, पूरा ज़्यादा तुलना नहीं करना, पर संवैधानिक योजना से तुलना करना अन्य देशों की, ठीक है। अन्य देशों की कैसी संवैधानिक योजनाएं हैं, हमारे देश की क्या है, ये हम लोग को पढ़ना है, संवैधानिक योजना। फिर है संसद और राज्य विधायिका, संसद और राज्य विधायिका, जैसे संरचना, कार्य, है ना। संसद का क्या, संसद आपको पता होगा, संसद आपने न्यूज़ में सुनता होगा आप, संसद, ठीक है। और राज्य
राज्य विधायिका, इसके बारे में भी सुनते होंगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, संरचना, यहाँ ध्यान दीजिए, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। तो यहाँ पर संरचना आपको सबसे पहले पढ़ना है, कार्य क्या कार्य होता है, कार्य संचालन कैसे होता है, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार आपको समझना है थोड़ा सा, और शक्तियाँ मुख्य रूप से आपको इस पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। कार्य संचालन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान देना होगा ये सब चीज़ें। आगे चलिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उसकी भूमिका। यहाँ समझिए, आप यहाँ एक दो वर्ड समझते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका कार्यपालिका दो शब्द समझ गए, ये आपको पढ़ना है, इसके बारे में कहाँ भी दिया है हम बताएंगे। संरचना पढ़ना है, संगठन पढ़ना है, कार्य पढ़ना है। सरकार के मंत्रालय, आपको पता होगा कि विभिन्न मंत्रालय के मंत्री बनते हैं, और हमें यूपीएससी में मंत्रालयों की बहुत ही ये होता है कि करंट अफेयर्स में हमें मंत्रालयों को याद करना पड़ता है। जब भी आप द हिंदू पढ़ते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या फिर दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो हम मंत्रालयों के और मंत्रियों के बहुत ज़्यादा चर्चाएँ की जाती है। यहाँ देखिए, मंत्रालय, ठीक है, विभाग, प्रभाव समूह है ना, प्रभावक समूह जो है सो औपचारिक अनौपचारिक संघ, कुछ अनौपचारिक भी और कुछ औपचारिक भी बनाए गए हैं। तो अनौपचारिक का भी शासन प्रणाली में क्या भूमिका है, ये भी आपको समझना होगा। तो जितने भी चीज़ें हैं ये मैं बाद में उस विषय में समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अभी आप ये समझिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, जनप्रतिनिधि के पढ़ना है, अधिनियम जो है ये अधिनियम आपको पढ़ना है, जनप्रतिनिधि अधिनियम, और उसका मुख्य विशेषता पढ़ना है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर देखिए, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व। सबसे पहले क्या करना है, आपको शक्तियाँ याद रखना है। कार्य क्या है ये पता होना चाहिए, कार्य और शक्तियाँ पता होना चाहिए किसका, विभिन्न संवैधानिक पदों, जितने भी संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, आपका उपराष्ट्रपति हो गया, संवैधानिक पद जितने भी हैं, न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, या कितने भी संवैधानिक पद हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति, आप जब भी कुछ पद पढ़ें तो उसका नियुक्ति पर आपको ध्यान देना है कि इसका नियुक्ति कौन करता है। मन में एक सवाल होना चाहिए कि इसका नियुक्ति कौन करता है। आपको जिज्ञासु स्टूडेंट बनना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ जो हैं वो कौन करता है। संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ क्या है, वो जो निकाय बनाए गए हैं उसका शक्ति क्या है, कार्य क्या है और उत्तरदायित्व। अगर आपको कार्य पता होंगे तब तो एज ए सिविल सेवक आप उसके कार्य को चुनौती दे सकते हैं, बता सकेंगे कि आप ये कार्य नहीं किए या सही तरीके से क्या क्या कमियां हैं। शक्तियां पता होंगी तब तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे कि कैसे उसका यूज कर पाएंगे। शक्तियाँ, संविधिक, विनियामक है ना, और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक है। अर्ध न्यायिक निकाय, यहाँ पर समझिए, अर्ध न्यायिक निकाय ये आपको पढ़ना है। संविधिक पढ़ना है, संविधिक है, और अर्ध न्यायिक और विनियामक है ना, ये तीन प्रकार के होते हैं, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे चलिए, सरकारी नीतियों, सरकारी नीति पता है आपको, और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, विकास के लिए हस्तक्षेप, और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। इसका अभिकल्पन और कार्यान्वयन के से उत्पन्न विषय भी आपको पढ़ना है। तो मुख्य रूप से आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सरकारी नीतियाँ जो आती है इस पर आपको ध्यान देना। आपने करंट अफेयर्स में ये हमेशा पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे, आपको पता होगा। देखिए, नीतियाँ आपको सब याद रखना है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, विकास के लिए क्या हस्तक्षेप किया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, ये आपको पढ़ना है। सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है ना, और क्या क्या किया है, अभिकल्पन और कार्यान्वयन, कार्य के उत्पन्न विषय, और भी जो विषय इसमें उत्पन्न होंगे वो आपको पढ़ना है। ये सब मैं डिटेल से आप बाद में बताऊंगा। यहाँ पे समझिए और क्या लिखता है, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, ठीक है। विकास प्रक्रिया आपको पढ़ना है, विकास उद्योग पढ़ना है। गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों है ना, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, एक मिनट इसको हटाता हूँ, क्या लिखा है यहाँ, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया पढ़ना है, विकास का उद्योग पढ़ना है, सरकारी और गैर सरकारी है ना, गैर सरकारी संगठन पढ़ना है, स्वयं सहायता समूह, इसको आपको ध्यान से रखना है, ये पढ़ना है। विभिन्न समूहों और संघों का, दानकर्ताओं का, लोकपालिक संस्थाओं और संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब, ठीक है।
केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्य द्वारा बनाया गया है जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए। अति संवेदनशील वर्गों से आप क्या समझते हैं? अति संवेदनशील वर्ग मतलब जो पिछड़े लोग हैं उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाएं डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा, डीपीएसपी ये बेसिक है। इसी में जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उससे जो योजनाएं लाया जाता है देश में, आपने अभी सुना होगा बहुत सारा जन कल्याण योजनाएं लाया गया, और ये सारी योजनाएं जो कल्याण के दृष्टिकोण से बनाया जाता है, आप उसका एक लिस्ट बनाएं कि ये योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो आप इसको यूपीएससी में एग्जाम में यूज कर पाएंगे। बात समझ में? आगे चलते हैं। योजना का कार्य निष्पादन अति है ना, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा है ना, रक्षा ठीक है, प्रोटेक्शन एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि और संस्थान एवं निकाय। HIS आपको क्या करना है? आपसे उम्मीद की जाएगा कि आप पिछड़े वर्गों को आप उसको ये कर सके, उसका रक्षा कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो आपको ये विधि कौन कौन से बनाए गए हैं उनके रक्षा के लिए पता होना चाहिए, कौन कौन से तंत्र हैं ये पता होना चाहिए, संस्थान कौन कौन से हैं और निकाय कौन कौन से, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब जानकारी सिलेबस जो बनाया है बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से बनाया है। यह आपको एक सिविल सेवक बनाने का प्रयास किया जा रहा है एक बेहतरीन रूप से, तो आप इसे पढ़िए। उसके बाद है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंध के से संबंधित विषय। तो आपको स्वास्थ्य, शिक्षा है ना, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक सेवा क्षेत्र जो है, इसके विकास और क्या है, प्रबंधन के संबंधित विषय, इसके विकास का और प्रबंधन का विषय आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए, गरीबी और भूख से संबंधित विषय आपको पता होगा, कई लोग भारत में आज भी गरीब हैं और भूख से मर जाते हैं खाने के लिए, और हमारा यह उद्देश्य भी अभी है कि जो हमको भूख से किसी को नहीं मरने देना है, वो सब आपको मैं पढ़ाऊँगा पॉलिटी में। तो गरीबी और भूख से संबंधित विषय क्या है ये आपको पढ़ना है। शासन व्यवस्था, यहाँ देखिए, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, ठीक है, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शासन व्यवस्था आपको ये पढ़ना है, गवर्नेंस, पारदर्शिता, कोई भी चीज़ में अगर पारदर्शिता नहीं है तो सरकार के प्रति हमारा विश्वास नहीं हो पाता है। जवाबदेही, अगर आपका जवाबदेही सही नहीं है सरकार का लोगों के प्रति और लोगों का सरकार के प्रति, तो ये उचित नहीं है ना। महत्वपूर्ण पक्ष, जैसे ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, ई गवर्नेंस के बारे में आपने सुना होगा, मॉडल जो है सो मॉडल क्या है सो, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ, क्या क्या है ये तीनों को आपको पढ़ना है, क्या सफलता है, सीमाएँ और संभावनाएँ। नागरिक चार्टर के बारे में आपको पढ़ना है, पारदर्शिता और जवाबदेही आपको पढ़ना है, संस्थागत और अन्य उपाय, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको पता होगा इस सब के बारे में। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। सिविल सेवा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया चीज़ है, लेकिन और रेलवे भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, पर वो दोहन के लिए बनाया गया था, पर आज इसकी उपयोगिता इतनी अधिक है कि आज है ना, आज बहुत उपयोगिता है इसकी। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि लोकतंत्र में, खासतौर पे लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, आपको पता होगा लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है ये आपको चलना होगा। GS पेपर 1 और 2 हमने चर्चा कर दिया है, ठीक है। हमने क्या क्या चर्चा किया यहाँ देखते हैं, देखिए, सबसे पहले हमने चर्चा किया प्रश्न पत्र, ये GS पेपर 1 है ना, उसके बाद हमने चर्चा किया है GS पेपर 2। तो आप यहाँ पर लिखते चले जाए, ठीक है। तो अभी तक कितने विषय हो गए हैं देखिए। GS पेपर 1 में अभी हमने पढ़ा, तो GS पेपर 1 में क्या क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर GS पेपर में भारतीय विरासत, हिस्ट्री हो गया, और फिर संस्कृति हो गया, आर्ट एंड कल्चर, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी एंड समाज हो गया, ठीक है, सोसाइटी ये हो गया। उसके बाद GS पेपर 2 में हमने क्या क्या देखा, शासन व्यवस्था हो गया, पॉलिटी हो गया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली हो गया, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इतने सब्जेक्ट्स हो गए, आप इसको गिनते चलिए और साथ साथ में लिखते चलिए। भारत में सिविल सेवाओं की भूमिका, यहाँ तक आपने देखा। अच्छा, GS पेपर 2 के कुछ और भी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ ध्यान दीजिए। GS पेपर 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, GS पेपर 2 में अभी 1-2 चीज़ और है, देखिए। भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, IR क्या है, वही मैं सोचूं, IR खत्म नहीं। देखिए, IR क्या है कि भारत और इससे पड़ोसी संबंध, कि किसके साथ कैसा संबंध है। अभी वर्तमान में आपको पता होगा कि अमेरिका के साथ हमारा संबंध कैसा बन रहा है, अप डाउन ऐसे हो रहा है, ठीक है। और अभी हमें डाउन में ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसका संबंध थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। पाकिस्तान से कैसा संबंध है भारत का, आपको पता ही होगा अभी, है ना, ये सारे युद्ध जो है सो। तो इराक के साथ कैसा संबंध है ना, नेपाल के साथ, और चाइना के साथ कैसा संबंध है ये आपको पता होगा। फिर यहाँ पर क्या नाम है इसका, जो राष्ट्रपति है, ये
रसिया का साथ कैसा संबंध है ये आपको पता होगा, बढ़िया है एकदम बेहतरीन। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना है इसमें आईआर में, ये अलग से पढ़ाऊँगा आईआर, ठीक है। अभी देखिए, अभी सिलेबस को समझिए। द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों के प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार समझिए, द्विपक्षीय ठीक है, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। तो जब भी आईआर पढ़ते हैं तो हित, वहाँ पे एक शब्द आता है कि भारत के प्रति जो हित, जैसा हित जो मेरा अच्छा हित का है उसी के साथ संबंध बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसमें आईआर का ही पक्ष है। आप यहाँ देखिए, भारत के हितों ठीक है, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील है ना, विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक प्रभाव। ये भी आईआर का टॉपिक है कि भारत का हित कैसे निर्धारित किया जाता है, विकसित देश और विकासशील देशों की नीतियों से राजनीतिक प्रभाव कैसा हम लोग का पड़ता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से बनाए गए हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए हैं। भारतीय संस्थान तो ऊपर में हमने पढ़ा पॉलिटी में, लेकिन यहाँ आईआर में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच तथा उनकी संरचना या अधिदेश, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। आप लोगों को समझते चलिए, लिखते चलिए इन चीज़ों को, शब्द बाय शब्द आपको 10 बार ये वीडियो सुनना है, आपको 10 बार ये चीज़ें पढ़नी है, आपको याद होना चाहिए एक लाइन, ठीक है, एक शब्द। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतनी बार आपको ये फ़ायदा होगा। अब आता है जीएस पेपर 3 में हम लोग चर्चा करते हैं, जीएस पेपर 3, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या पढ़ना है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट सब काउंट करते चलिए। यहाँ पर देखिए, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ठीक है। प्रौद्योगिकी, ठीक है, आर्थिक विकास, ये सब आपका इकोनॉमी में चला जाएगा। जैव विविधता, ये आपको चला जाएगा बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण पढ़ना है आपको, इन्वायरमेंट पढ़ना है आपको, ठीक है। और फिर सुरक्षा, सिक्योरिटी पढ़ना है आपको, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। इतना आप लिखते चलिए। सब्जेक्ट्स मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यूपीएससी के सिलेबस में आता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाएं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। भारतीय अर्थव्यवस्था आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, योजना पढ़ना है, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। एज ए IAS आपको क्या करना है, ठीक है। देश के पास जो पैसा है वो आपको मिलता है कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, आपके पास कम पैसा है लेकिन उससे आपको ज़्यादा विकास करना है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा ना कि संसाधनों को कहाँ से जुटाया जा रहा है, उसका प्रगति क्या है, विकास क्या है तथा रोजगार से संबंधित विषय क्या है, बात समझ रहे हैं। इसलिए आपको अर्थव्यवस्था और योजना पढ़ना है, ठीक है। इतना डिटेल्ड एनालाइज इसको करिए आप खुद से। समावेशी, यहाँ देखिए, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, ठीक है। समावेशी विकास कैसे होता है इसको आपको पढ़ना है, और फिर उत्पन्न विषय और भी चीज़ें जो है इसमें मैं और डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अभी टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ समझिए। सरकारी बजट, ये एक अलग है, इसको आपको पूरा एकदम सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड करके मैं समझाऊंगा सरकारी बजट क्या है, कैसे कैसे क्या होता है। मुख्य फसलें, यहाँ समझिए, मुख्य फसलें कौन कौन से फसल, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, यहाँ समझिए, सहायता के लिए किसानों की सहायता, समझिए किसानों की सहायता करना बहुत अनिवार्य है, इसलिए ई प्रौद्योगिकी पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ समझिए, फसलें पढ़ना है, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न कैसा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, हिमालयी रेंज में अलग फसल होंगे, हाँ, मैदानी क्षेत्र में अलग होगा, समुद्र के पास अलग फसल होगा, ये आपको पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में भी आप इसे पढ़ते हैं, लिंकअप करिए चीज़ों को, पैटर्न। सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के सिंचाई प्रणाली है ना, ये सब आपको उत्पाद पढ़ना है। भंडारण पढ़ना है कि जो भी हम भंडारण कैसे होता है, क्यों अमेरिका के चीज़ें अच्छी होती है, भारत में अच्छी नहीं होती है, सब्जियां, खासतौर पे सब्जियों का भंडारण का भारत में अभी कुछ वैसा नहीं हो पाया है। तो ये सब आप करेंट अफेयर्स में सुनते हैं, आपको पढ़ना है, यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, ठीक है। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है।
प्रत्यक्ष या अथवा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य ये आपने सुन रखा होगा से संबंधित विषय न्यूनतम एमआरपी है ना, यही होता है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसके बाद फिर यहाँ ध्यान दीजिए, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कृषि सहायता से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं तथा सुधार। यहाँ देखिए उद्देश्य यहाँ ध्यान दीजिए, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, ठीक है। बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र, ठीक है। पशुपालन आपको इसमें पीएचडी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना थोड़ा बहुत पढ़ना है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। तुमको कहाँ है, देखिए पशुपालन संबंधित अर्थव्यवस्था जो है, प्रौद्योगिकी मिशन जो आया है संबंधित विषय और भी चढ़ना है, सुरक्षा है ना, बफर स्टॉक, ये सब आपको पढ़ना है, होता है ना, कार्य, सीमाएं, सुधार और वितरण प्रणाली उद्देश्य, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। आगे देखिए, आप समझते चलिए, शब्द को सुनिए, 2-3 बार समझने का प्रयास करिए। भारत में भूमि सुधार, ये एक थोड़ा अजीब चैप्टर है, इसको आपको लेटेस्ट पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप भारत में भूमि सुधार मैं अर्थव्यवस्था में पढ़ाऊंगा आपको। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। भारत में भूमि सुधार, ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है पर बहुत अच्छा है विषय, इसको जानने से आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ देखिए, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास का प्रभाव, ठीक है। यहाँ देखिए, औद्योगिक क्या क्या बोला, उदारीकरण, ये आप शब्द सुने होंगे। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होता है इसका समझना है आपको। औद्योगिक नीति समझना है कि क्या होता है इसमें परिवर्तन, तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पर किसका किसका बुनियादी ढांचा पढ़ना है आपको, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पतन्नम है ना, रेलवे आदि, हिंदी में थोड़ा ये हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऊर्जा पढ़ना है आपको, है ना, एनर्जी के लिए जो सोर्सेस है। बंदरगाह पढ़ना है, कितने भी है ना जहाँ पे नाव आते हैं, और ये सब सुने होंगे, ये बंदरगाह हो गया, तो बंदरगाह पढ़ना है। सड़क पढ़ना है, ठीक है, सड़क परिवहन आपको पढ़ना है, सड़क पढ़ना है। विमान पत्तनम पढ़ना है, ठीक है, हाँ, ये पढ़ना है। रेलवे पढ़ना है ना, हवाई और रेलवे, ये सब पढ़ना है आपको, ताकि कैसे हम लोग इकोनॉमी में अपनी चीज़ों को ये करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, ये वो उसके लिए आपको इसको हेल्प होगा, ठीक है, पढ़ने में। जो भी सब्जेक्ट दिया गया, जो शब्द, वो सब बहुत ही इंटरलिंक है, आपको समझने हैं सब कुछ एक दूसरे सब्जेक्ट से। निवेश मॉडल पढ़ना है आपको, निवेश मॉडल, ठीक है, ये आपने जो कॉमर्स पढ़े होंगे वो तो इसे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, पर आपको ये अलग से मैं अच्छा बेसिक से समझाऊंगा निवेश मॉडल कैसे होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहाँ साइंस एंड टेक आ गया, देखिए यहाँ ध्यान से, साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। आपको हेल्थ के संबंधित पढ़ना है ना, विकास और अनुप्रयोग पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ों का जो डेली लाइफ से 10th लेवल का बोला था ना, 10th लेवल का आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आपको ध्यान दीजिए, मैं सब चीज़ पढ़ा दूंगा, आप यहाँ ध्यान देते चलिए। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां खासतौर पर पढ़ना है आपको। देशज रूप से प्रौद्योगिकी की विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, आपको देशज की दृष्टिकोण से पढ़ना है, देश में आपका जो इंडिया का है वो, ठीक है। यहाँ देखिए सूचना, यहाँ आगे क्या लिखता है, देखिए यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों से संबंध में क्या है, संबंध में जागरूकता, आपको जागरूकता है कि नहीं, ये क्या आ जाएगा, करंट अफेयर्स के रूप में आ जाएगा कि आपको जागरूकता है कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या क्या बोल रहा था जागरूक होने। प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष में क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन से लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रौद्योगिकी में क्या क्या हो रहा है आपको पता है। कंप्यूटर में क्या क्या हो रहा है, आपको कौन से मॉडल का कंप्यूटर चल रहा है अभी लेटेस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। रोबोटिक्स में क्या अभी आज इंडिया और विश्व आपका ये स्थान लाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में आपको पता होना चाहिए क्या है, कौन कौन से खनिज संसाधन इसमें इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, आपको पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सा, जैसे कोरोना ये सब आपको ध्यान रखना होगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब पर जागरूक होना है, आप क्या होना है, जागरूक, ये आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स के रूप में जो भी आता है वो, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है इस पेपर में, और यहाँ लिखते चलिए, ये सब चीज़ें ध्यान से लिखिए। संरक्षण,
पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, यहाँ समझ रहे हैं आप, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण एवं पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपको ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे साफ सुथरा रह सके। आपदा और आपदा प्रबंधन, यहाँ समझिए आपदा क्या होता है, आपदा से क्या समझते हैं, ये आपको पढ़ना है अच्छा से, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा बहुत अच्छा तरीका से। 50 नंबर के आसपास का आता है एग्जाम, 2 क्वेश्चन रहते हैं हाईएस्टली, 3 क्वेश्चन जाते हैं मेंस में, तो 1 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है, इसका 50 नंबर एवरेज मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपदा और आपदा प्रबंधन, कि आपदा क्या होता है और आपदा को कैसे हम लोग प्रबंध करें, इसको पढ़ना है। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, विकास और फैलते उग्रवाद, ये सब आपको समझना है। आंतरिक सुरक्षा, यहाँ देखिए आंतरिक सुरक्षा, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, आपको ये पढ़ना है, ये भी एक सब्जेक्ट अच्छा है। चुनौतियाँ के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, शासन विरोधी तत्वों की भूमिका आपको पढ़ना है, जो इसको चुनौती के रूप में देखता है आंतरिक सुरक्षा को। आपको पता होगा कि भारत का जो मैप है, यहाँ जो नेपाल देश है, इससे हम लोग का ये बॉर्डर जो है नहीं ऐसा कुछ है कि आराम से आ जा सकते हैं। तो यहाँ से जो लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, चाइना जाते हैं, और चाइना से आपको यहाँ घुसते हैं नेपाल, और नेपाल से इंडिया में घुस के टेरर यहाँ पर फैला सकते हैं। तो ये जो है, ये आपको सुरक्षा करना होगा, ये भारत का जिम्मेदारी है कि आंतरिक सुरक्षा को पूरा महत्व दे, ठीक है। और उसको जो बॉर्डर है नेपाल से जो लगता है भारत का सीमा है, और जो चाइना से ये हो गए, तो उसको वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल को करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, ये हम लोग को समझना है। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और रोकना है ना, इसे रोकना, ठीक है, यहाँ समझिए। संचार पढ़ना है आपको, नेटवर्क पढ़ना है आपको, आंतरिक सुरक्षा में इसकी क्या भूमिका, चुनौती है, ये पढ़ना है, चुनौती पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को पढ़ना है, मीडिया कैसे इसको सॉल्व करता है या फिर बढ़ाता है चुनौती, ये आपको पढ़ना है। सामाजिक नेटवर्क पढ़ना है, कैसे एक दूसरे से आप आज कनेक्टेड हैं, जापान, चाइना, नेपाल, सब आप कनेक्ट हो जाते हैं एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में या कहीं पर, तो ये सब आपको समझना है कि कैसे इससे सिक्योरिटी कुछ इशू होता है कि नहीं। साइबर सुरक्षा पढ़ना है आपको, कितनी बेहतरीन बातें हैं जिससे इसको यूपीएससी के पैटर्न सिलेबस है, ये सब आपको पढ़ना है। धन शोधन पढ़ना है और इसको रोकना, ठीक है, इसको रोकना पढ़ना है आपको, ठीक है। साइबर ओवर क्राइम, ये सब भी आपको उसमें पढ़ना होगा। समवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, है ना, समवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उसका प्रबंधन कैसे होगा। संगठित अपराध और, है ना, संगठित अपराध पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। आतंकवाद के बीच संबंध, संगठित अपराध कैसे आतंकवाद के बीच में संबंध है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद विभिन्न सुरक्षा बल तथा और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश, यहाँ समझिए, विभिन्न सुरक्षा बल जो है हमारे यहाँ पे, आपको पता होगा सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, और फिर जितने भी हैं आपको बॉर्डर वाला जो है, ठीक है, आपके जितने भी ये सब हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ हैं, जो ये जितने भी चीज़ें हैं, ये क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, सब के बारे में ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ ध्यान दीजिए एक बार फिर से। अभी तक हम लोग पढ़े हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। सब्जेक्ट्स आपको बता चुका हूँ मैं, है ना, सब्जेक्ट्स आप टोटल यहाँ पर लिखते चलिए। सब्जेक्ट यहाँ देखिए, भारतीय विरासत, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसका डिटेल एनालाइज किए। फिर हम लोग पढ़े शासन व्यवस्था, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, शासन प्रणाली, है ना, ये सब पढ़ना, गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, ये पढ़े, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये पढ़े। फिर हम लोग पेपर 3 में बात करते हैं। पेपर 3 में क्या पढ़े, प्रौद्योगिकी पढ़े, डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं सारा। उसके बाद आर्थिक विकास पढ़े, आपका टेक्नोलॉजी पढ़े, टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद फिर आपका आर्थिक विकास, ये आपका पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, इकोनॉमी पढ़े, जैव विविधता पढ़े, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण पढ़े, आपका पर्यावरण में क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, है ना। उसके बाद सुरक्षा पढ़े, सिक्योरिटी पढ़े, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़े। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको मुँह पे एकदम याद होना चाहिए, बार बार आप इसको उल्टाइए पन्ना और याद करिए। अगला है प्रश्न पत्र 5, इसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन 4 पेपर, ठीक है। ये बहुत ही छोटा पेपर, इसको समझिए, ये तो ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म है। देखिए, इसको नीति शास्त्र, सत्य, निष्ठा और अभिरुचि के नाम से जानते हैं। खास तौर पे एथिक्स या नीति शास्त्र के रूप में सब कोई जानता है इसको, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, नीति शास्त्र, इसको सबको ये जानता है, पर इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है पेपर 4
और नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा है ना, सत्यनिष्ठा और आपका है ना, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। इसमें क्या क्या बातें हैं समझिए। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक सेकेंड। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा आने वाली समस्याओं का समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामलों का अध्ययन, केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी का माध्यम भी चुन सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों की कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले केस स्टडी के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या आप करेंगे इस स्थिति में अगर आप एक सिविल सेवक हैं और आपको दो धर्मों का आपको एक साथ ही ये क्या कहता है धार्मिक कार्य है और एक ही रोड से निकलेगा, और तो आपको क्या करना है उस वक्त आप निर्णय लीजिए कि किसको आप देंगे। दो संप्रदाय है तो आप उसको किसको देंगे परमिशन। इस टाइप के केस स्टडीज़ रहेंगे, आपको निर्णय लेना है। तो आपका क्या क्या देखा जाएगा इसमें, आपको देखा जाएगा कि सार्वजनिक जीवन में आप क्या करेंगे, सत्यनिष्ठा कैसा है आपका, ईमानदारी है या नहीं, अभिवृत्ति कैसा है विषयों के प्रति, दृष्टिकोण आपका क्या है, समाज में आचार व्यवहार में आप क्या रखते हैं, विभिन्न मुद्दों को समझना है। ये सब आपको इसमें पूछा, केस स्टडी के माध्यम से पूछता है। और कौन कौन से मुद्दे हैं वो आपको देखिए बोलता है। नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, मानव मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों की शिक्षा, मूल्य विकास करने में परिवार और समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। पूछा जाता है कि एक बच्चे का विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका फैमिली ही होता है। ठीक है, फैमिली से ही उसे शिक्षा मिलता है, फिर टीचर आता है, फिर आपका समाज आता है, इस तरह कर करके सोसाइटी आता है, फिर ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं, दंड, और फिर ये अवार्ड का, आप अगर गलत करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगा और आप अगर सही करते हैं तो आपको प्राइज़ मिलेगा। ये सब आपको ये सारी चीज़ें निर्धारित कर रही है, यही सब इसमें आपको पढ़ना है। मानवीय मूल्य आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, महान नेताओं का, सुधारकों का, प्रशासकों का, और जीवन और उपदेशों का शिक्षा, मूल्य विकास कर, परिवार और समाज का, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अभिवृत्ति क्या है, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्तित, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। इसको मैं डिटेल से अलग से भी बताऊंगा, ऐसा आप इसको भी समझिए। सिर्फ क्या पढ़ना है, अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट क्या है, संरचना क्या है, वृत्तित क्या है, वृत्ति और विचार क्या है, आचरण है ना, परिप्रेक्ष्य और इसका प्रभाव संबंधी, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण, ये सब आपको करना है। ठीक है, आगे देखिए, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि किसका, सिविल सेवा के लिए। ठीक है, तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे भी शब्द है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। बुनियादी मूल्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, अभिरुचि क्या होता है ये पता होना चाहिए, सत्यनिष्ठा पता होना चाहिए, भदभाव रहित तथा गैर तरफदारी। आपको अभी से एक ऐसा एक इंटरव्यू के भी लिए तैयार हो जाएंगे आप, गैर तरफदारी करिए। ठीक है, आज से अपने में आचरण लाइए कि गैर तरफदारी, किसी के पक्ष में मत आइए आप। निष्पक्षता लाइए, देखिए निष्पक्षता नहीं आएगा, निष्पक्षता तो आप नहीं कर पाएंगे, निष्पक्षता लाने का प्रयास करिए अभी से। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, आप ऐसा भाव लाइए जो सार्वजनिक कार्यों में आप इसमें कर रहे हैं, आपको अंदर लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ ऐसे विकास का एक प्रोसेस है, धीरे धीरे ये आपके अंदर आ जाएगा और आप एक सब चीज़ आपके अंदर आते जाएगा। ठीक है, ये आप समझिए चीज़ों को। उसके बाद है ना, क्या बोला, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति। मैंने एक देखा था, एक अमीर आदमी से मेरा दोस्ती है, वो
वो क्या है कि गरीबों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है। ये नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा बात है कि आपको अभी ईश्वर पैसे दिए हैं या फिर आप है ना, तो समृद्ध है, तो आप गरीबों के प्रति सहानुभूति ना करिए, ठीक है। मुझे ये एकदम अच्छा नहीं लगता है जो गरीबों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं। सहिष्णुता तथा संवेदना, ये आपको रहना पड़ेगा। सहिष्णु रहना होगा, संवेदना आना चाहिए चीज़ों को लेके। तो अब किसी का डेथ हुआ है, आप हंस रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ भी ये नहीं है, तो ये अच्छा बात नहीं है ना। तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन, शालीनता लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सीखा जाता है, धीरे धीरे आप अपने अंदर डालते हैं इन चीज़ों को। आगे देखिए क्या लिखता है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए थोड़ा सा और बचा है, 1 मिनट देख लीजिए आप, थोड़ा सा ही और बचा है। यहाँ पर लगे मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। भावनात्मक समझ। भावनात्मक समझ क्या होता है कि बहुत सारे देखिएगा आप, जब कुछ भावनात्मक बात होता है तो किसी किसी लोग से किया जाता है, सबसे वो भावना का बात नहीं किया जाता है। वो भावना सब कोई नहीं समझ सकता। आपको वो भावनात्मक समझ अपने अंदर विकसित करना है। अवधारणाएं प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग का प्रयोग और उपयोग और प्रयोग, तो उसके उपयोग क्या क्या है और उसका प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं। भावनात्मक समझ का अवधारणाएं समझेंगे, प्रशासन में क्या भूमिका और शासन व्यवस्था में, ये आप इस दृष्टिकोण से इसको समझिए, अपने अंदर लाने का प्रयास करिए। हाँ देखिए आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, जब एथिक्स पढ़ाऊंगा तो भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। देखिए यहाँ पर भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों, यहाँ पर समझिए नैतिक विचारकों में कुछ कुछ विचारकों के नाम मैं बताऊंगा, बाद में आपको लिखवा दूंगा। सारे विचारकों को दार्शनिक है ना, क्या है, दार्शनिकों के योगदान, ये सब आपको पढ़ना है कि कैसे किसी भी देश के दार्शनिक उस देश में क्या कहता है अपने विचार को साझा करता है। अमेरिका का विचार हो सकता है अलग होगा, इंडिया का थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वहाँ के दार्शनिक लोगों ने ऐसे विचार वहाँ पर बताए हैं, है ना। कहाँ तक पढ़े हमने, देखिए है ना, विश्व, भारत तथा विश्व में नैतिक विचारकों का दार्शनिक योगदान। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनिमय तथा अंतरात्मा, है ना, अंतरात्मा, है ना, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निधि, व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे। उसके बाद क्या है यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 मिनट, कारपोरेट शासन व्यवस्था। समझिए यहाँ पर मैं बता दूं कि इसीलिए बोला जाता है कि एथिक्स को आप तब पढ़िए जब आपका जनरल स्टडी 1 2 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप जनरल 4 पढ़िए और निबंध आप एक साथ पढ़िए, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR मिल गया, कंटेंट आपका IR GS पेपर 3 से, आपको नैतिक सुदृढ़ीकरण है ना। देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला है, लोक प्रशासन आया आपका पॉलिटी का हिस्सा, सिविल सेवा के मूल्य क्या क्या है, मूल्य आपको पढ़ना है, सिविल सेवा का मूल्य क्या होता है, स्थिति और समस्याएं पढ़ना है आपको, सरकारी तथा निजी नैतिक चिंताएं समझना है कि क्या है, दुविधाएं समझना है आपको, है ना। आपको एक नैतिक मूल्यों को, ये सब आपको समझना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग पढ़ना है आपको, नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं, कारपोरेटिक शासन व्यवस्था आपको पढ़ना है, कारपोरेट है ना, कारपोरेट शासन प्रणाली, इसको पढ़ना है आपको, मैं पढ़ाऊंगा। देखिए शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ये बहुत बड़ा चुनौती का ये चीज़ है। आज IAS बनने से पहले लोग कसमें खाते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत ईमानदार स्टूडेंट, इतने मेहनत करने वाले 10-10 घंटा पढ़ने वाले स्टूडेंट आगे चल के ईमानदार नहीं हो पाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ईमानदार रहना होगा आपको, लोक सेवक। उसके बाद क्या बोलता है यहाँ, ध्यान दीजिए, ईमानदारी है ना, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, ठीक है, कुछ अवधारणा है। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, ये सब आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से, ईमानदारी से आपको कैसे काम किया जाता है शासन व्यवस्था में, ठीक है। लोक सेवा की अवधारणा पढ़ना है आपको, ठीक है। दार्शनिक आधार पढ़ना है कि क्या दार्शनिक, सरकार में सूचना का आदान प्रदान कैसे एक तंत्र के रूप में कार्य होता है, ये आपको पढ़ना है। पारदर्शिता, ये बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सूचना का अधिकार, विश्वास नहीं बनता है उससे, सूचना का अधिकार आपको पढ़ना है, ठीक है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। NCERT की किताबों में 6ठी क्लास की देखिए लास्ट पेज में लिखा होगा सूचना का अधिकार, ये तब से बताया जा रहा है कि, है ना। नीतिपरक आचार संहिता पढ़ना है आपको, क्या आचार संहिता है, क्या है ना। उसके बाद आपको आचरण संहिता पढ़ना है,
है ना, ये सब पॉलिटी में भी आपने पढ़ा होगा। नागरिक घोषणा पत्र पढ़ना है, कार्य संस्कृति पढ़ना है, सेवा प्रदान पढ़ना है, गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता पढ़ना है, लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, ये पढ़ना है। और लास्ट में क्या बताया गया देखिए यहाँ, उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधित अध्ययन, केस स्टडी। और ये जितना भी चीज़ें हमने पढ़ा इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आएगा। केस स्टडी क्या होता है मैंने बताया था ऊपर में, कुछ एक ऐसा सिचुएशन दिया जाएगा कि आप उसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो और भी मेंस में ही आया जाता है पेपर 6 और पेपर 7। देखिए ये मेंस का ही भाग है, इसको वैकल्पिक विषय पेपर 1 और वैकल्पिक विषय पेपर 2 कहा जाता है। यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, उम्मीदवार है ना, पैरा 2 में दी गई वैकल्पिक सूची में से इतने बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है। यूपीएससी ऑप्शनल चुनने का बहुत सारा ऑप्शन देता है, उसमें से आप एक चुन सकते हैं। हिंदी मीडियम में मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हिंदी लिटरेचर और नहीं तो फिर हिस्ट्री, ये मैं सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से। आप देख लीजिए जिसको आपको जो सूटेबल होता है इन दोनों में, या उसके अतिरिक्त भी अगर कोई होता है तो आप कमेंट करिए। कमेंट करिएगा तो मैं जान पाऊँगा कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपका क्या दुविधा है। सो आज हम लोग चर्चा किए सभी चीज़, सारा सब्जेक्ट को आप देख लिए, ठीक है, आप एकदम राइट डाउन किए, ठीक है। और फिर आपको ये चीज़ें, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको एक चीज़ और यहाँ इसी में लिखा हुआ है कहीं पर, देखिएगा कि आपका ये पेपर, एक सेकेंड, पेज नंबर 45 में आएगा, ठीक है। पेज नंबर 45 आया क्या, देखिए पेज नंबर 45, देखिए आगे चला गया, 45 है ना, यहाँ पे आपको देखना होगा 45। देखिए आपको ये डाउनलोड करना है, ये आप डाउनलोड करिए। यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा था कि पेपर 1 का ही ये भाग है। आपको 300 अंक और 300 अंक का 25% क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, आपको 25% दोनों में लाना होगा। ये भारतीय भाषा है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा, एक रहेगा आपका अंग्रेजी, ये फिक्स है, ठीक है। और एक हिंदी आपको चुनना है, क्या चुनना है, बहुत कोई इसमें चुनते हैं गुजराती वगैरह भी, लेकिन आप हिंदी इसमें से चुना जाएगा तो बेहतर रहेगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी, ठीक है, हिंदी आपको चुनना है। और यहाँ पर अंग्रेजी चुनना है, ये 2 चुनना है। 25-25 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नेचर का, और एक प्रश्न पत्र ये रहता है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो वो जो इतना मैंने समझाया वो सब आपको नहीं ये किया जाएगा। आप अगर पीछे जो आपने पढ़ा जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक और ऑप्शनल पेपर, ये सब व्यर्थ हो जाएगा अगर आप ये क्वालिफाइंग वाला अगर पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इंग्लिश और हिंदी में आपको ग्रामर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाता चलूँगा। आपको ऐसे भी मैं जब लिखवाऊँगा तो आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए आज मैंने क्या क्या किया मैं फिर से बता दूँ। मैंने आपको यूपीएससी का सिलेबस बताया है, पीटी का पहला वीडियो में बता चुका हूँ। मेंस का आज मैंने एज इट इज बताया जो यूपीएससी ने बताया है, ठीक है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का क्या किया मैंने, मेंस का सिलेबस मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और मैंने पीटी का कर लिया। अगर ऑप्शनल हिंदी और हिस्ट्री का मैं अलग से दोनों का डिटेल एनालाइज करा दूंगा। और अभी भी ये सिलेबस डिटेल नहीं है, इसके अंदर भी है एक एक टॉपिक। तो मेरा फिर से मैं प्रोसेस बता दूं पढ़ने का क्या क्या है। मैं पहले PYQ पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, आपको NCERT अभी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप एस्पिरेंट हैं, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले PYQ। तो ऐसे नहीं कि मैं सब PYQ एक साथ कराऊंगा, ये फिर बेवकूफ़ी होगी। मैं क्या करूंगा कि एंशियंट इंडिया का, ठीक है, प्राचीन भारत का मैं क्या करूंगा, एंशियंट हिस्ट्री का मैं इसका PYQ कराऊंगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। तो आप क्या करेंगे कि इसका PYQ करेंगे, देन आप इसका PYQ मेरे नोट्स से करेंगे। मैं इसका एक नोट्स बनाऊंगा खुद से तो आपके लिए, और उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे PYQ का नोट्स बनता है। PYQ का नोट्स बहुत ज़रूरी है, उसको आपको नहीं बनाना है। अभी मैं जो दिखाऊंगा उससे आप बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एज इट इज़ बुक से PYQ लाऊंगा और उससे आपको टेस्ट लगवाऊंगा, ठीक है। आप एकदम टेस्ट में लाइव रह के आप उसको टेस्ट दीजिए, या फिर आपको जो वीडियो जाए तो आप उसको देखिए और टेस्ट दीजिए। अपने नंबर को देखिए कि कितना नंबर आप उसमें ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, क्या कंडीशन लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि नहीं, ये सब आप कमेंट में हमको बताते रहिए। और साथ में फिर क्या करेंगे इसके बाद फिर मैं आपको NCERT पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको अभी हक पकाना नहीं NCERT के लिए, NCERT पढ़ाऊँगा मैं यूपीएससी के PYQ के दृष्टिकोण से NCERT, ठीक है, कैसे कैसे होगा। उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ाऊँगा, मैंने बताया था। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, कुछ क्लास करवाऊँगा मैं टॉपिक से, और फिर करेंट अफेयर्स के बुनियादी टॉपिक्स दे दूँगा, और फिर आप उससे आप करेंट अफेयर्स करिए। हाँ, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला रहा हूँ कि अगर डेली करेंट अफेयर
डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए मेरे से कि मेरे द्वारा रोज़ का रोज़ आपको करंट अफेयर्स एनालाइज करके दिया जाए हिंदी में वो भी, तो आप मुझे वो बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए वो करूँगा। कमेंट आएगा तो ही मैं वो करूँगा, नहीं तो मैं स्टैटिक बता दूँगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक मेरे साथ बने रहें और इतनी देर तक मेरी बातें सुने, इसके लिए मैं दिल से आप लोग का थैंक यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू, आप लोग बने रहें, आप लोग सेलेक्ट होके ही दिखाएं, ठीक है। थैंक यू।